ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में अचानक कराई है सूर्य कुमार यादव ने धुरंधर खिलाड़ियों की वापसी। जी हां, दीपक चहर की एंट्री के साथ साथ श्रेयस अय्यर की वापसी से और उनके उपकप्तान बनने से पूरी तरह से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 बदल चुकी है। और हार के बाद टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में क्यों है बवाल? जी हम बात कर रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के बारे में, जिसके पहले 2 मुकाबले टीम इंडिया ने जरूर जीते हैं, लेकिन तीसरा मुकाबला जो भारत 90 to 99% जीत चुका था, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया ने उस मैच को पलट दिया और अब ऑस्ट्रेलिया पलटवार के लिए जानी चाहती है। आप बचे हुए दोनों मुकाबलों में से ये चौथा मुकाबला जीतना चाहते हैं ताकि सीरीज पर आपका कब्जा रहे और ये भारत से सीरीज ऑस्ट्रेलिया न ले जा पाए। हालांकि इसके लिए आपको चौथे टी20 मुकाबले में न चाहते हुए भी और दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी से कुछ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा है। कौन से वो बदलाव हैं, किन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और कौन से खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल चौथे टी20 मुकाबले के लिए, क्या है टीम इंडिया की प्लेइंग 11, चलिए आइए आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए दिल से लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में। तो जी हां, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच जो 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही, उसका चौथा मुकाबला आज ही के दिन यानी 1 दिसंबर को खेला जाएगा। शाम 7 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। लेकिन इससे पहले टीम इंडिया में कुछ दिग्गज खिलाड़ियों की एंट्री हुई है और जिसकी वजह से ये टीम की पूरी प्लेइंग 11 बदलती हुई नजर आती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को 2-2 की बराबरी पर लाना चाहेगा। तो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर इस सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। दोनों ही तरीके से देखा जाए तो ये मुकाबला बहुत बड़ा होगा। ऐसे में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी से पूरी तरह से प्लेइंग 11 बदल चुकी है। चलिए आइए आपको बताते हैं। इस लिस्ट में ओपनिंग पेयर में सबसे पहला नाम यशस्वी जायसवाल का आता है। यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के नए उभरते हुए स्टार खिलाड़ियों में से एक है। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के लिहाज से ओपनिंग पेयर में ये बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन चुके हैं और जिस तरह का इंटेंट इन्होंने इन 3 मैचों में दिखाया है वो ये दिखाता है कि ये टी20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से टीम इंडिया के लिए रहने वाले हैं। जिस तरह से ये कम गेंदों में ज्यादा रन बनाते हैं, पावर प्ले को डोमिनेट करते हैं, थोड़ा लंबा खेल गए तो मैच को एक तरफा कर देंगे, निडरता इनके अंदर दिखाई देती है, बड़े शॉट लगाने की काबिलियत इनके अंदर है, वो क्लास दिखाई देती है, वो शॉट लगाने के नायाब तरीके दिखाई देते हैं। यशस्वी जायसवाल भले ही उम्र में कम हो, लेकिन जो इनके पास एक्सपीरियंस टी20 फॉर्मेट का आईपीएल से आया है वो झलकता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को सीरीज नाम करनी है तो फिर इस यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग पेयर में अपने बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन दिखाना होगा। यशस्वी जायसवाल वो खिलाड़ी है ना जो पूरी तरह से अकेले दम पर मैच को पलटने का क्षमता रखते हैं। यशस्वी जायसवाल के अंदर वो काबिलियत दिखाई देती है, इसलिए यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया की ओपनिंग पेयर में पहले पायदान पर अपना नाम पक्का कर लेते हैं। इनके आगे नाम ऋतुराज गायकवाड़ का आता है। भले ही टीम इंडिया के उपकप्तानी पद से इन्हें हटा दिया गया है, लेकिन टीम से हटाना अब किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो पिछले मुकाबले में शतक लगाया और जिस स्ट्राइक रेट के साथ में लगाया वो ये दिखाता है कि ये ऋतुराज गायकवाड़ टी20 फॉर्मेट में भी बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ अपने क्लास शॉट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लंबी पारी खेलने के लिए भी जाने जाते हैं और जिस तरह से उन्होंने अपना टी20 इंटरनेशनल शतक लगाया है उसके बाद उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर करना तो दूर, उनकी पोजीशन में भी कोई बदलाव आप नहीं करना चाहते हैं। और ऐसे मुकाबले में जहां टीम की ये सीरीज डिसाइडर की ओर बढ़ रही है, फिर आप ऋतुराज गायकवाड़ से एक और बड़ी पारी चाहते हैं। तो चौथे टी20 मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की ओपनिंग पेयर में कोई बदलाव संभव नहीं है। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में टीम आगे बढ़ने वाली है। नंबर 3 की बात करें तो एक बहुत बड़ा बदलाव श्रेयस अय्यर के रूप में होने वाला है। अब देखिए, श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के उपकप्तान है इन बाकी बचे 2 मुकाबलों के लिए। श्रेयस अय्यर ने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी पिछले कुछ समय से, वो चाहे टी20 फॉर्मेट हो या वनडे फॉर्मेट हो, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करी है और उनका ओहदा अब इतना बड़ा होता जा रहा है कि उन्हें उपकप्तानी पद का दावेदार बना दिया गया है। श्रेयस अय्यर के अंदर भी वो काबिलियत है कि मिडिल ऑर्डर में आकर के वो पूरी तरह से पारी को चलाना जानते हैं, मैच की इस पारी को आगे बढ़ाना जानते हैं। श्रेयस अय्यर के अंदर वो काबिलियत है कि वो बड़े बड़े शॉट लगा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो पारी को संभालने की जो क्षमता है, अब मैच्योरिटी इनके अंदर दिखाई देती है। हाई प्रेशर मुकाबले जैसे
जैसे वर्ल्ड कप जैसे मुकाबलों में ये होकर आ रहे हैं तो इनकी और इंटेंसिटी बढ़ जाती है। कुल मिलाकर देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से ये चौथे टी20 मुकाबले में अपने पहले मुकाबले में पारी को बिल्ड करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद तो यही करेंगे कि इनके बल्ले से एक बहुत बड़ी पारी देखने को मिले, इसलिए इनकी जगह नंबर 3 पर पक्की है। नंबर 4 की बात करेंगे तो टीम इंडिया के मिस्टर 360 डिग्री और फिलहाल कप्तान सूर्य कुमार यादव यानी स्काई का आता है। सूर्य कुमार यादव ने पिछले कुछ समय से टी20 फॉर्मेट को अपना फॉर्मेट बना रखा है। मैदान के हर कोने में रन बनाते हैं, फिर वो चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टी20 मुकाबला हो, बहुत ही कमाल की पारी आई थी, 80 रन से भी ज्यादा बनाए और जिस स्ट्राइक रेट के साथ में बनाए वो काबिल तारीफ रहे थे। उसके बाद 2 मुकाबलों में हालांकि बड़ी पारी तो नहीं खेल पाए, लेकिन वो इंटेंट नजर आता है। सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर आकर मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं और जिस स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं वो इनके लिए एक अव्वल दर्जे की स्ट्राइक रेट बन जाती है और जिन बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस आया है वो काबिले तारीफ है। श्रेयस अय्यर के साथ में सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं चौथे टी20 मुकाबले के लिए और बतौर कप्तान भी सूर्य कुमार यादव ने अभी तक बहुत ही अच्छा खेल दिखाया है, उसमें भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए। नंबर 5 की बात करेंगे तो फिर यहां पर नाम ईशान किशन का आ जाएगा। अब देखिए टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन अपनी जगह धीरे धीरे पक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपनी विकेट कीपिंग स्किल से इतना ज्यादा प्रभावित तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित कर रही हैं। अभी पहले 2-3 मुकाबलों में नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि नंबर 3 पर अब श्रेयस अय्यर आ चुके हैं तो फिर इनकी जगह ओपनिंग पेयर में तो बनेगी नहीं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। तो फिर नंबर 5 के ये दावेदार बन जाते हैं जहां पर ये बल्लेबाजी कर सकते हैं। नंबर 5 पर आकर इनकी अपनी माइंडसेट के साथ में बल्लेबाजी करनी होगी, मैच को फिनिश करने की काबिलियत दिखानी होगी और नंबर 5 पर आकर भी बड़े शॉट लगाने की जरूरत पड़ी तो ये खिलाड़ी कर सकता है। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से भी टीम इंडिया के लिए बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन जाते हैं। जी हां, ईशान किशन टीम इंडिया के नए स्टार खिलाड़ियों में से एक है। ईशान किशन से आप उम्मीद करेंगे कि अच्छी विकेट कीपिंग स्किल दिखाए और एक अच्छी पारी देखने को मिले। नंबर 6 की बात करेंगे तो टीम इंडिया के नए स्टार फिनिशर रिंकू सिंह का आता है। अब देखिए रिंकू सिंह ने अपनी पहचान बहुत ही कम समय में जो बनाई है वो बतौर फिनिशर बनाई है। इनको वो ज्यादा गेंदों की जरूरत नहीं है, ये 6-7 गेंदें भी खेलेंगे तो मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं। रिंकू सिंह ने जिस तरह से इन 3 मुकाबलों के अंदर बल्लेबाजी करी, खासतौर पर पहले 2 मुकाबलों में जो इनको मौका मिला बहुत ही कमाल का भुनाया है। एक मुकाबले में तो वो मैच को फिनिश करना रन चेज बतौर ये दिखाता है कि रिंकू सिंह का माइंडसेट कितना खतरनाक है और उसके बाद में दूसरे मुकाबले में स्कोर को बड़ा करने में और उस जीत के लिए जो रिंकू की फिनिशिंग आई थी वही हार और जीत का अंतर पैदा कर गई। मतलब दोनों मुकाबलों में अगर देखा जाए तो रिंकू सिंह ने बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि तीसरे में तो ज्यादा बल्लेबाजी का मौका मिला ही नहीं, लेकिन रिंकू सिंह जैसा अगर आपके पास नंबर 6 पर स्टार फिनिशर आता है तो फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नंबर 6 में आपको रिंकू सिंह मिल जाते हैं। नंबर 7 की बात करते हैं तो नाम वॉशिंगटन सुंदर का आता है। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा बदलाव संभव है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर आपके एक ऐसे गेंदबाज है जो नंबर 7 पर आकर बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने पिछले कुछ समय से बतौर बल्लेबाज और बतौर गेंदबाज अपने आप को साबित किया है। खासतौर पर अगर आप गेंदबाजी की बात करते हैं तो वॉशिंगटन सुंदर आपको एक एक्स्ट्रा गेंदबाजी विकल्प यानी कि स्पिन डिपार्टमेंट में और पावर प्ले में करते हैं। सोच के देखिए, एक तरफ आप दीपक चहर को लगाएंगे और दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर से पावर प्ले में गेंदबाजी कराएंगे तो वो आपके लिए कितना इंटेंट और खतरनाक हो जाएगा। तो ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर अपनी जगह बतौर नंबर 7 पर पक्के करते हैं। हालांकि अक्षर पटेल जरूर इसके लिए दावेदार थे, लेकिन अब इतना ज्यादा प्रभावित तो वो नहीं कर पाए हैं इन 3 मुकाबलों में कि लगातार मौका मिले, इसलिए वॉशिंगटन सुंदर अगर आपकी स्क्वाड में है तो आप उन्हें मौका देना चाहेंगे। इन चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में वॉशिंगटन सुंदर की एंट्री हो सकती है। 8वें पायदान पर नाम रवि बिश्नोई का आता है। अब टीम इंडिया अपने स्पिन डिपार्टमेंट में युजी चहल की ओर नहीं बल्कि रवि बिश्नोई की ओर देख रही है। रवि बिश्नोई ने पिछले कुछ समय से अपनी गेंदबाजी से जो लोहा मनवाया है, टीम इंडिया के खिलाड़ियों में उनकी जगह अहम हो जाती है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर आकर जो रवि बिश्नोई गेंदबाजी कर सकते हैं वो काबिले तारीफ है। विकेट चटकाने की क्षमता है, राशिद खान की तरह इनका एक्शन नजर आता है, इनका सेलिब्रेशन अलग नजर आता है। ये किसी भी मैच के सिचुएशन में गेंदबाजी कर सकते हैं और खासतौर पर मिडिल ऑर्डर में आकर जो बल्लेबाजों को छकाते हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ बन जाती है। इसलिए नंबर 8 पर आप रवि बिश्नोई को लीजिए। नंबर 9 की बात करेंगे तो तेज गेंदबाजी के तौर पर दीपक चहर का आएगा। वैसे दीपक चहर की बैटिंग पोजीशन कहेंगे तो आप रवि बिश्नोई से आगे ही भेजना चाहेंगे, क्योंकि दीपक चहर के अंदर वो बैटिंग की काबिलियत थोड़ी बहुत तो है, लेकिन गेंदबाजी में दीपक चहर की एंट्री हो चुकी है और नंबर 9 पर आपको गेंदबाजी करेंगे। अब दीपक चहर की खासियत यह है कि वो पावर प्ले में गेंदबाजी करवाते हैं। पावर प्ले में जो इनको स्विंग मिलता है वो किसी और गेंदबाज को नहीं मिलता है।
दीपक चहर की यही काबिलियत है कि पावर प्ले में उनसे गेंदबाजी करवाइए, नई गेंद से इनको गेंद करवाइए, आपको ये विकेट निकाल कर देंगे। और अक्सर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए और महेंद्र सिंह धोनी के लिए ये ऐसा करते हुए नजर आए हैं। टीम इंडिया के टी20 में प्रमुख गेंदबाजों में दीपक चहर की एंट्री हो जाएगी। दीपक चहर बहुत ही कमाल के गेंदबाज हैं, नो डाउट, बहुत ही शानदार ये गेंदबाजी करते हैं। और दीपक चहर के आ जाने से टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी आक्रमण और भी ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। बात करते हैं अगर 10वीं पायदान की, तो फिर यहाँ पर नाम अर्शदीप सिंह का आएगा। हालांकि अर्शदीप सिंह पिछले कुछ समय से इतना ज्यादा तो प्रभावित नहीं कर पाए हैं कि अपनी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह मिले, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि और कोई खिलाड़ी है भी नहीं जिनकी आप रिप्लेसमेंट देख सकते हैं। आप अर्शदीप सिंह को बैक करना चाहेंगे, बैक इसीलिए भी क्योंकि एक टैलेंटेड खिलाड़ी है, इनके अंदर वो टैलेंट दिखाई देता है। बतौर एग्जीक्यूट पिछले कुछ मुकाबलों में नहीं कर पाए, सटीक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं, तो आप उम्मीद करते हैं ऐसे खिलाड़ी से कि आप अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए, बतौर शर्ते कि ये अच्छा करेंगे। चौथे टी20 मुकाबले में बड़ी दावेदारी इनके ऊपर रहेगी। और 11वें पायदान पर नाम आपका आवेश खान कहा जाएगा। अब आवेश खान का टीम इंडिया के लिए भी प्लेइंग 11 में जरूरी इसीलिए भी हो जाते हैं क्योंकि आवेश खान जैसा गेंदबाज आपके लिए अच्छी गेंदबाजी करके देता है, तो फिर आप अपनी प्लेइंग 11 में उन्हें रखना चाहेंगे। आवेश खान के अंदर बतौर टैलेंट है, तभी तो टीम इंडिया के स्क्वाड में है, बतौर शर्ते आप उन्हें मौका देना चाहेंगे। हालांकि तीसरे टी20 मौका मिला जरूर था, लेकिन आप चौथे में उसे कंटिन्यू करना चाहेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा महंगी भी इसलिए बाहर करना चाहेंगे। तो हमारी नजर में चौथे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से रहेगी। इस बारे में आपकी क्या राय है?